हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग और आप लोग की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी ये उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक आप देख रहे हैं आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम जिनके भी थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें हैं, आप यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, वीडियो हो, उसके लिए आपकी हिंदी साहित्य की जो सीरीज चल रही है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो हम आज लेके आए हैं आपके लिए गद्य काल, यानी कि आधुनिक काल को ही हम गद्य काल बोलते हैं। तो हिंदी साहित्य में आप देख रहे होंगे, तो ये हमारा हिंदी साहित्य का क्या है, लास्ट पार्ट है। मतलब लास्ट पार्ट कहने का मतलब गद्य काल लास्ट पार्ट है। गद्य काल तो अभी हमारा 5-6 वीडियो में जाएगा, क्योंकि इतनी सारी युग हैं, इसके अंतर्गत वो सारे युग हम पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं इस समय हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में आप पिछले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए और ज़्यादा समय नहीं लिया गया है। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर की गई हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगेगा अगर आप देखेंगे उसको तो। ठीक है, तो आज हमारा क्या है, हमने इससे पहले हिंदी साहित्य को कालखंडों में, 4 कालखंडों में बांटा गया था। हमने बात की थी आदिकाल में, भक्ति काल में, रीति काल में और आधुनिक काल में। तो हमने 3 कालों को पढ़ लिया है, आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल। आज है हमारा आधुनिक काल। आधुनिक काल को हम एक नाम से और जानते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, गद्य काल भी कहते हैं। ठीक है, आधुनिक काल को हम गद्य काल कहते हैं। ये किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, ये याद रखिएगा। गद्य काल किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल। तो ये चीज़ें हो गई। तो आधुनिक काल, और इसका समय सीमा क्या है? 1850 ईस्वी से अब तक का, सारी चीज़ें बताएंगे और ये सारी चीज़ें हैं। देखिए अब हम क्या बात करेंगे, तो जो आधुनिक काल है आपका, तो आधुनिक काल में क्या हुआ था, यहाँ पर क्या था, इस पर सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता की छाप पड़ी थी। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या हुआ था, यहाँ पर स्वतंत्रता की छाप पड़ी थी। पहले लोग देखिए वीरों राजाओं की प्रशंसा लिखते थे, उसके बाद भक्ति में लीन रहने लगे, उसके बाद श्रृंगार से संबंधित चीज़ें आने लगी, और फिर उसके बाद आधुनिक युग आया। तो लोगों को यहाँ पर स्वतंत्रता की छाप, क्योंकि 1850 के बाद ही आपने देखा होगा कि स्वतंत्रता क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति हुई थी। तो इसके बारे में आप जानते होंगे। तो हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता की छाप सबसे ज़्यादा पड़ी किस पर? आधुनिक काल पर। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता की सबसे ज़्यादा छाप किस पर पड़ी, तो ये आधुनिक काल पर पड़ी। ये चीज़ याद रखिएगा। और हम यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ ये जो था कि 19वीं सदी के प्रारंभिक दशक, तो मान सकते हैं 1850 तो 18वीं था, फिर 19वीं सदी के जो प्रारंभिक दशक की हम बात करें, तो उसमें जितनी भी रचनाएं होती थी वो देश प्रेम से संबंधित होती थी। ओके, तो उसमें देश प्रेम की झलक होती थी। तो यहाँ पर जो रचनाएं होती थी उनमें देश प्रेम की झलक आती थी, देश प्रेम की झलक, ये याद रखिएगा, देश प्रेम की झलक। तो हमने इस लाइन में क्या समझा कि भारतीय स्वतंत्रता की छाप सबसे पहले आधुनिक काल पर पड़ी। कहने का यही कह सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता पर सबसे ज़्यादा छाप पड़ी आधुनिक काल में। और यहाँ पर जो रचनाएं लिखी जाती थी, 19वीं सदी का हम प्रारंभ मान सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 19वीं सदी का प्रारंभ लिख सकते हैं, 19वीं सदी का प्रारंभ। तो यहाँ पर क्या था, जो रचनाएं आपकी थी, देश प्रेम की झलक उनमें दिखाई देती थी, देश प्रेम से संबंधित रचनाएं लिखी जाती थी, और भी कुछ अन्य विषयों पर भी रचनाएं आपकी लिखी जाती थी। जैसे भारत की दुर्दशा अंग्रेजों ने क्या मचा के रखी थी, वो सारी चीज़ें थी, और नारी दुर्दशा, स्त्रियों की दशा कैसी थी, और मानवीकरण, इनसे संबंधित आपका क्या होता था, यहाँ पर रचनाएं लिखी जाती थी। तो इनसे संबंधित बहुत सारी रचनाएं लिखी गई हैं, तो इन बारे में हम बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि हमने आधुनिक काल या गद्य काल को 4 भागों में बांटा गया है। आधुनिक काल या गद्य काल को 4 भागों में इसका विभाजन किया गया है: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग और छायावादोत्तर युग। देखिए, एक छायावाद युग है, एक छायावादोत्तर। ये छायावाद युग तो आपका छायावाद होगा, और छायावाद के जो बाद का युग होगा उसको छायावादोत्तर कहते हैं। वादोत्तर यानी कि उत्तर आएगा, उत्तर यानी कि बाद का। ठीक है, और छायावादोत्तर युग में भी कुछ चीज़ें आती हैं, उनको हम देख लेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा आपका प्रगतिवाद युग, प्रगतिवाद युग आएगा, फिर प्रयोगवाद आएगा। ठीक है, प्रयोगवाद आएगा, इसको युग हटा देते हैं, ऐसे लिखते हैं प्रयोगवाद। और फिर आएगा आपका नई कविता, नई कविता। तो ये चीज़ें आएंगी आपकी किसी छायावादोत्तर युग में आएंगी, और इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हम एक चीज़ देख लेते हैं, फिर बताते हैं आपको। ओके, सही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या बात की थी आपसे, जैसे एक ट्रिक के माध्यम से हमने आपको समझाया था कि अगर पूछा जाए कि आधुनिक काल को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है, तो आप बता सकते हैं कि 4 खंडों में। और छायावादोत्तर युग के अंतर्गत भी क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो हमने ये कहा था कि जो भारत, कौन आया, भारत आए द्विवेदी जी। सबसे पहले क्या, कहाँ आए, भारत आए द्विवेदी जी।
और उन्होंने वहाँ पर क्या की, छाया कर दी, किसकी, साहित्य की छाया कर दी। तो ये ट्रिक था आपका। तो भारत आए द्विवेदी जी, भारत आए द्विवेदी जी जब भारत आए, ठीक है, तो उन्होंने क्या की, छाया कर दी साहित्य की। और जब साहित्य की छाया कर दी तो साहित्य के क्षेत्र में पहले प्रगति हुई। जब प्रगति होगी तो लोगों ने प्रयोग करना प्रारंभ किया, फिर उसके बाद उसमें नई कविता लिखी गई। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं और आपको याद रहेगा, क्योंकि मैंने उसी समय, जिस समय हम पढ़ा रहे थे आपको, उसी समय हमने ये चीज़ें सोचा और उस समय से हमको अभी तक याद है और चीज़ें हमें याद भी हो गई हैं, ये भूला नहीं है। तो भारतेंदु युग का समय सीमा हम जानते हैं 1850 ईस्वी से 1900, ओके। और द्विवेदी युग का है 1900 से 1920। और फिर छायावाद युग की बात करें तो 1918 से 1936। और छायावाद उत्तर युग यानी कि छायावाद के बाद का युग 1936 से अब तक चला आ रहा है, ओके। तो आई होप गद्य काल यानी कि आधुनिक काल के बारे में आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। और हम एक एक चीज़ को एक एक वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो आज हम ख़त्म करेंगे भारतेंदु युग को। तो हम भारतेंदु युग को ख़त्म करते हैं। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं, वैसे इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम सीधे आते हैं भारतेंदु युग पर। तो इसको देखिए आप। चलिए अब हम आते हैं भारतेंदु युग पे। आपने देखा होगा हमने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो आधुनिक काल यानी गद्य काल का पहला युग कौन सा है, पहला प्रकार कौन सा है, आधुनिक युग, ठीक है। आधुनिक युग का भारतेंदु युग। और इसका समय सीमा हमने हटा दिया 1850 से अब तक, ये लिख देते हैं 1850 से ईस्वी से अब तक, ठीक है, अब तक। तो हम पहले पढ़ेंगे भारतेंदु युग को, फिर एक एक वीडियो में हम एक एक पार्ट खत्म करेंगे। कल हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग, ऐसे हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है। ये हमारी रचनाएं और रचनाकार हैं, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं, एक सेकेंड, कोई बात नहीं, ऐसे लिखा रहने देते हैं। ये रचनाएं और रचनाकार हैं, अभी बताएंगे, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। तो चलिए अब बात करते हैं, जो भारतेंदु युग है हमारा, तो उसका नामकरण किसके नाम पर किया गया है। स्पष्ट है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम से ही किया गया है भारतेंदु युग का नामकरण। और ये जो हरिश्चंद्र जी थे, ये थोड़े क्रांतिकारी कवि थे, ठीक है। क्या थे ये थोड़े क्रांतिकारी रचनाकार थे। कह सकते हैं कि हरिश्चंद्र जी जो थे ये क्रांतिकारी रचनाकार थे, क्रांतिकारी रचनाकार। ये भी चीज़ें याद रखिएगा, वैसे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरी हैं कि आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और इनका एक देखिए जीवन काल इनका क्या था, 1850 ईस्वी से 1885, मात्र 35 वर्ष की अवस्था में इन्होंने इतना सारा काम किया था, मात्र 35 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, 35 वर्ष में। ये इनका जीवन काल है, ये याद रखिएगा, कभी कभी सन पूछ लेगा। तो इतनी अल्पायु में इन्होंने भारतेंदु युग का नामकरण किया और बहुत सारी रचनाएं भी लिखी और एक क्रांतिकारी रचनाकार थे। तो इन सब चीज़ों में इन्होंने ये सारी बात की। कभी कभी इनके पिता का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो इनके पिता का नाम था गोपाल चंद्र और इन्हें गिरधर दास भी कहते थे। इनके पिता का नाम क्या था, गोपाल चंद्र, गोपाल चंद्र, और इन्हें गिरधर दास भी कहते थे, ठीक है। इसमें आपको इतना ही जानना था। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आपका युग में आपका जो है कुछ है नहीं, बस आपकी रचनाएं और रचनाकार ही इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन कुछ चीज़ें आपको जानने वाली हैं कि कभी हो सकता है पूछ ले। तो एक बार हम और देख लेते हैं, एक बार हम और देखते हैं क्या कहा गया है कि भारतेंदु युग का जो है नामकरण हरिश्चंद्र जी के नाम पर पड़ा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर पड़ा है। और ये इस युग के प्रमुख रचनाकार थे, ठीक है। और ये क्या थे, क्रांतिकारी रचनाकार थे। इनके पिता का क्या नाम था, गोपाल चंद्र, और उन्हें गिरधर दास भी कहते थे। और इनका एज क्या था, जन्म 1850 में हुआ था, मृत्यु 1885 में हो गई, यानी 35 वर्ष की अवस्था में इन्होंने बहुत सारे काम कर डाले, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे की, तो चीज़ों को देखिएगा आप। अब हम बात करेंगे विशेषताओं की। तो विशेषता में क्या कहा गया है कि ये नवजागरण काल था, यानी कि लोगों की नवजागरण काल कहने का मतलब क्या है कि लोग नए तरीके से सोचना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो इसीलिए इसको नवजागरण काल कहा गया। सामाजिक चेतना यानी कि समाज में थोड़ी सी चेतना आ गई थी। और इसी समय 1857 की क्रांति हुई थी। आपको याद होगा कि इसी समय सीमा में 1857 की क्रांति हुई थी, 1850 से 1900 के बीच में ही। और लोगों में बहुत सारी नवजागरण यानी कि लोग नए तरीके से सोचने लगे थे, चीज़ों पर विचार करने लगे थे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ हो गई थी। फिर बात करें यहाँ पर जो है इस युग में नारी शिक्षा, विधवा दुर्दशा और छुआछूत पर थोड़ा बल देखा गया है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दिया गया है। तो नारी शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया है, विधवा दुर्दशा पर भी, और छुआछूत पर भी ध्यान दिया गया है। इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, ओके। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर श्रृंगारिकता पर थोड़ा बहुत बल दिया गया है, क्योंकि श्रृंगारिकता पर बल हमने रीतिकाल में भी दिया था और थोड़ा थोड़ा वीरगाथा काल में भी था आपका। और भक्ति की बात करें, यहाँ पर ज़्यादातर लोग किसकी भक्ति करते थे, श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करते थे, कृष्ण भक्ति करते थे। काव्य की बात करें तो यहाँ पर मुक्तक काव्य का प्रयोग किया गया था। अब आप समझते हैं मुक्तक और प्रबंध काव्य हमने बताया था किसे कहते हैं। तो मुक्तक काव्य उसे कहते हैं जो छंद अपने आप में ही परिपूर्ण होता है, पूर्ण होता है, उसे मुक्तक काव्य कहते हैं। और प्रबंध काव्य उसे कहते हैं
जो काव्य पहली से अंतिम छंद तक आपस में जुड़ा रहता है, ठीक है, तो वो चीज़ें होती हैं। अब बात करें भाषा की, तो यहाँ पर खड़ी बोली का भी प्रयोग किया गया था, ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया गया था। तो खड़ी बोली का प्रयोग किया गया था गद्य में और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया था पद्य में। ओके, और बात करें यहाँ पर जो रचनाकार थे वो सगुण और निर्गुण दोनों तरीके से रचनाओं को करते थे, ठीक है, सगुण और निर्गुण दोनों तरीके में जाके वो सब रचनाएं करते थे। तो वो सारी चीज़ें थी, यानी कि दोनों तरह के पद रचित करते थे, सगुण और निर्गुण काल में जैसे पद रचित होते थे उसी हिसाब से। तो ये भी याद रखिएगा कि दोनों का मिश्रण एक हिसाब से था, मान सकते हैं। और हिंदी गद्य की सभी विधाओं का सूत्रपात कब हुआ था? भारतेंदु युग में हुआ था। हिंदी गद्य की सभी विधाओं का सूत्रपात हुआ था भारतेंदु युग में। तो यहाँ इतना आपका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपका इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ये काव्य याद रखना है और भाषा याद रखनी है, बस इतना ही बहुत है। ओके, बस नवजागरण पूछा जा सकता है कि नवजागरण काल किसे कहते हैं। नवजागरण काल नहीं कि नवजागरण किस में ध्यान दिया गया था, यानी कि लोग कहाँ से नई जागृति लोगों में हुई थी। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो हमने देखा भारतेंदु युग 1850 से 1900। नामकरण किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया। पिता का नाम क्या था? गोपाल चंद्र था। गिरधर दास भी थे। तो ये सारी विशेषताएं देख ली। विशेषताओं में जो मुख्य है वही हम देखेंगे। भक्ति कृष्ण भगवान की होती थी। नारी शिक्षा, विधवा दुर्दशा और छुआछूत पर बल दिया गया था। सामाजिक चेतना का उदय हो गया था यहाँ पर, ठीक है। और बात करें काव्य था मुक्तक काव्य, भाषा थी खड़ी बोली, गद्य और भाषा क्या थी? खड़ी बोली गद्य में, और ब्रज भाषा जो थी पद्य में। और हिंदी गद्य की सभी विधाओं का सूत्रपात किसमें हुआ था? भारतेंदु युग में। और यहाँ सगुण और निर्गुण दोनों तरीके के रचनाकार हो जाते थे, ऐसी रचनाएं करते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, आप आई होप समझ गए होंगे। अब ये हम लिखेंगे कुछ रचनाएं और ये है रचनाकार। तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण आपका यही है, रचनाएं और रचनाकार ही। तो सबसे ज़्यादा ध्यान आपको इसी पे रखना है, क्योंकि यहाँ पर ये भी पूछ लेता है, रचना तो पूछता ही है और साथ में ये भी पूछ लेता है कि कौन से रचनाकार कौन से युग के हैं, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए भारत भिक्षा, देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, एक एक नहीं बताएंगे, सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट है। तो भारत भिक्षा, दशरथ विलाप, भक्त सर्वस्व, विजय विजयनी वैजंती, बंदर सभा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये, और उर्दू का स्यापा, प्रेम सरोवर और प्रेम मालिका। इनकी एक रचना रह गई है, फूलों का गुच्छा भी इनकी एक रचना थी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं फूलों का गुच्छा। फूलों का गुच्छा ये खड़ी बोली में लिखी गई रचना थी, यानी कि मान सकते हैं गद्य था ये, ठीक है। ये खड़ी बोली में था आपका, खड़ी बोली में। तो इनकी सारी रचनाएं आपके लिए महत्वपूर्ण बनेंगी और पूछी भी जाती हैं, सीधे सीधे पूछ लिया जाता है रचनाओं को। बाकी नाम से तो हम जान ही जाते हैं कि कौन से युग के कवि हैं या रचनाकार हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो भारत भिक्षा, दशरथ विलाप, भक्त सर्वस्व, विजयनी विजय वैजंती, बंदर सभा इंपॉर्टेंट रचना है ये भी आपकी, और उर्दू का स्यापा भी अच्छी है, और प्रेम सरोवर प्रेम मालिका सारी है आपकी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम बात करेंगे फूलों का गुच्छा, जो है खड़ी बोली की रचना है, ये भी इनके युग की महत्वपूर्ण रचना है और किसकी है? हरिश्चंद्र जी की है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर अब हम बात करेंगे दूसरे कवि हमारे कौन से आते हैं? अंबिका दास व्यास, दूसरे रचनाकार कौन आते हैं? अंबिका दास व्यास। इनकी थी पावस पचासा, सुकवि सतसई और हो होरी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है आपकी। पावस पचासा, सुकवि सतसई और हो होरी किसकी थी? ये अंबिका दास व्यास की। तो ये रचनाकार थे। फिर अगले महत्वपूर्ण रचनाकार आते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रताप नारायण मिश्र जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये हरिश्चंद्र जी और मिश्र जी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लोकोक्ति शतक इन्होंने लिखा है, श्रृंगार विलास है, इंपॉर्टेंट रचना है आपकी, प्रेम पुष्पावली, मन की लहर और बुढ़ापा कई बार पूछा गया है, मन की लहर कई बार पूछा गया है। तो सभी रचनाएं आपको याद रखनी है, लोकोक्ति शतक, श्रृंगार विलास, प्रेम पुष्पावली, मन की लहर और बुढ़ापा किसने लिखा है? प्रताप नारायण मिश्र जी ने ये सारी रचनाएं लिखी हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आगे देवयानी और ऋतु संहार, ठीक है। ऋतु संहार देवयानी दोनों रचनाएं इंपॉर्टेंट है, कई बार हमने देखा है एग्जाम में पूछी गई हैं। ये लिखा है जगमोहन सिंह ने, ठीक है। फिर आगे बात करेंगे जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, अलौकिक लीला, लालित लहरी और मयंक महिमा। ये है बद्री नारायण यानी प्रेम घन की, प्रेम घन के नाम से पूछी जाती हैं रचनाएं आपकी। पूरा नाम नहीं लिखा होता है कभी कभी, तो प्रेम घन ही केवल लिखा होता है। तो ये सारी जो रचनाएं हैं ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, और यहाँ के जो रचनाकार हैं ये भी महत्वपूर्ण है। रचनाकारों के नाम से भी पूछ लिया जाता है कि किस युग के रचनाकार हैं। तो ऐसी चीज़ें आपकी बन सकती हैं, ठीक है। अब कुछ पंक्तियाँ भी हम देख लेंगे एक बार, उन पंक्तियों को देख लीजिए। वो पंक्तियाँ कभी कभी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। बस हम एक बार इन रचनाओं को और देख लेते हैं। भारत भिक्षा, दशरथ विलाप, भक्त सर्वस्व, विजयनी विजय वैजंती, बंदर सभा, उर्दू का स्यापा, प्रेम सरोवर और प्रेम मालिका। ये रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। और पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी अंबिका दास व्यास की है। लोकोक्ति शतक, श्रृंगार विलास, प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, बुढ़ापा, ये है मिश्र जी की, प्रताप नारायण मिश्र जी की।
जैसे हम रामचंद्र शुक्ल जी को शुक्ल जी कहते हैं, वैसे इनको भी मिश्र जी कहा जाता है। देवयानी और ऋतु संहार जगमोहन सिंह की है। और जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, अलौकिक लीला, लालित्य लहरी, मयंक महिमा, ये है प्रेमघन की रचना। तो ये हो गई आपका महत्वपूर्ण क्लास किसकी, भारतेंदु युग की। अब इन युगों में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस आपके लिए जो महत्वपूर्ण है वो है आपके रचना और रचनाकार। तो ये सारी चीज़ें, अब कुछ पंक्तियाँ हैं उसे सुन लीजिए और ये किसने कही थी ये भी जान लीजिए। ओके, तो ये सब चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट बन सकती हैं, तो कुछ पंक्तियाँ आप सुन लीजिए, अच्छी अच्छी पंक्तियाँ हैं। तो पहली पंक्ति क्या है, रोवहु सब मिल आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। ये भारतेंदु जी की थी रचना थी, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना थी। इन्होंने क्या कहा था कि रोवहु सब मिल, यानी सब लोग मिलकर रोते हैं, आवहु भारत भाई, भारत के सभी भाई लोग जो हैं, और हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाए, यानी कि भारत की ऐसी दशा कर दिया था अंग्रेजों ने कि वो देखी नहीं जा रही थी। इस समय अंग्रेजों का ही शासन था। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर आगे एक रचना और है, सर्वसु लिए जात अंग्रेज, हम केवल लेक्चर के तेज। ये कहा था प्रताप नारायण मिश्र जी ने, महत्वपूर्ण रचना है, देखिएगा महत्वपूर्ण पंक्ति है, ध्यान से सुनिएगा। सर्वसु लिए जात अंग्रेज और हम केवल लेक्चर के तेज, यानी कि सब कुछ अंग्रेज लिए जा रहे हैं, हम केवल अपनी बोली में ही किए जा रहे हैं, हम सिर्फ बोल ही पा रहे हैं, आपस में यही चीज़ें हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये मिश्र जी की पंक्तियाँ थी, प्रताप नारायण मिश्र जी की। फिर बात करते हैं, एक पंक्ति और है मिश्र जी की, कौन करे जो नहीं कसकत, सुनी विपत बाल विधवन की। इन्होंने कहा है कौन है ऐसा जिसका जो कलेजा है वो कसक में नहीं आता है, ठीक है, जब वो किसी विधवा की विपत्ति सुनता है। तो ये मिश्र जी की रचना है कि कौन करे जो नहीं कसकत, सुनी विपत बाल विधवन की। फिर आगे एक है, सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के, ये है हरिश्चंद्र जी की रचना है। क्या लिखा है, सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के, ठीक है। जो कृष्ण जी थे वो अपने सखा यानी दोस्तों के प्यारे थे, लेकिन गुलाम किसके थे, राधा रानी के थे। तो ये चीज़ें हो गई। फिर एक है महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ध्यान से सुनिएगा, महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को स्थूल। कहने का सीधा सीधा मतलब है, और ये लिखा किसने है, हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। बहुत अच्छी लाइन है कि निज भाषा उन्नति है, जो अपनी भाषा है, स्वयं की भाषा है, वो उन्नति कर सकती है, वो उन्नति का ही मूल है, ठीक है। सब उन्नति का मूल हमारी निज भाषा ही हमारी उन्नति का मूल है। और बिन निज भाषा ज्ञान के, बिना अपनी भाषा ज्ञान के, बिना मातृभाषा के ज्ञान के मिटे नहीं को शूल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और आजकल किसको प्रधानता दी जा रही है, ज़्यादातर अंग्रेजी को दी जा रही है। देखिए अंग्रेजी जानना बुरी नहीं, किसी की भाषा जानना बुरी नहीं है, लेकिन ज़्यादा प्रचलन में आ जाना थोड़ा सा वो चीज़ें होती है। बाकी नॉलेज किसी चीज़ का बुरा नहीं होता है, आपको हर किसी भाषा की नॉलेज होनी चाहिए, सब कुछ जानना चाहिए, लेकिन थोड़ी हिंदी को प्राथमिकता देनी चाहिए, वैसा ऐसी बात है। तो फिर आगे एक और रचना है आपकी, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में। ये है आपकी हरिश्चंद्र जी की रचना। तो हरिश्चंद्र जी की जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कहीं से आप जो है पंक्तियाँ पाइएगा तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो अगर आप कहेंगे तो हम यूट्यूब जब ये सारी क्लास खत्म हो जाएंगी तो जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं वो लूसेंट की बुक से आपको हम उस पर दे देंगे, या आपके पास होगा लूसेंट तो आप पढ़ लीजिए, टेलीग्राम पे डाल देंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ थी और ये था आपका भारतेंदु युग। हम इस समय गद्य काल यानी कि आधुनिक काल पढ़ रहे हैं, कुछ दिन में ये भी खत्म हो जाएगा, तो हिंदी साहित्य का पार्ट आपका खत्म हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे भाषाखंड, भाषा से संबंधित चीज़ें पढ़ेंगे, ओके। बोली हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई कि बोली भी एग्जाम में आपकी पूछी जाती हैं, तो आप साहित्य पढ़िए। और व्याकरण भी हमने कंप्लीट करा दिया है, और वीडियो के लिए आपका पत्र लेखन भी कंप्लीट है। अब यही चीज़ें हमें पूरी करानी है। तो हिंदी का आपका 50 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन की तैयारी है यहाँ से। तो अगर आप हमारे चैनल पर बने रहते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाँ, एक बात और है, हमने जो है वीडियो री एग्ज़ाम जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था वीडियो का, उसका पूरा एनालिसिस कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से आए थे उन सब का, हिंदी जीएस रीजनिंग का हमने पूरा डाल दिया है आपके यूट्यूब पे, और एक उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है वीडियो री एग्ज़ाम 2018 के नाम से। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको जाके देख लीजिए, ओके। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।